Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about BRICS Summit in Brazil. Important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. देखिए जो ब्रिक्स एक्रोनिम है, इट स्टैंड्स फॉर नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है इसमें टोटल अब 11 मेंबर कंट्रीज हैं, बट स्टार्टिंग के फाउंडिंग कंट्रीज ये 5 थे, तो उन्हीं के नाम के आगे ये ग्रुपिंग का नाम रखा गया है। आज के डेट में 6 और देशों को इसमें ज्वाइन करा लिया गया, तो टोटल मेंबर कंट्रीज आर 11। उनके बारे में आगे देखेंगे। जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है इसके टॉप मोस्ट लीडर्स की साल में एक समिट होती है, इसको कहा जाता है ब्रिक्स लीडर्स समिट। अगर ब्रिक्स की शुरुआत की बात की जाए कि कैसे इसको बनाया गया था, तो साल 2001 में एक इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ'नील, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये 4 देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, अगर ये साथ आ जाएं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकते हैं। गाइडेड बाय दिस आइडिया धीरे धीरे ये 4 देश आपस में नेगोशिएशन स्टार्ट करने लगे इन ऑर्डर टू एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और फिर साल 2009 में याकातरीनबर्ग रसिया में ब्रिक समिट बुलाई गई। उस टाइम में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। ब्रिक समिट बुलाई गई जहां पे एक फॉर्मल ग्रुप ब्रिक की शुरुआत हुई, बट उसके एक साल बाद 2010-11 में ही फिर साउथ अफ्रीका को भी इसमें ज्वाइन करा लिया गया, और इसके साथ ही नाउ ब्रिक कंट्री वाज एक्सपैंडेड इनटू ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका को भी फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया गया। सो 2011 से ये ग्रुप का नाम रहा ब्रिक्स। अगर लीडर समिट की बात की जाए जो हर साल होती है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर समिट थी, एक तो मैंने पहला आपको बताया द इनॉग्रल वन इन याकातरीनबर्ग रसिया 2009 में जब ब्रिक की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा 6th ब्रिक समिट आप जरूर याद रखिएगा। 6th ब्रिक समिट हुआ था इन फोर्टेलेजा ब्राजील इन 2014। 2014 में 6th ब्रिक समिट बुलाया गया फोर्टेलेजा ब्राजील 2014। वहां पे 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए अंडर ब्रिक्स। पहला बनाया गया ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, और दूसरा कंटिजेंसी रिजर्व प्लान CRP। ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू ब्रेटन वुड ट्विंस। जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनको 1944 में बनाया गया था, और हमने इकोनॉमी की क्लास में भी देखा है। आई होप आपको बात याद आ रही होगी कि ब्रेटन वुड ट्विंस जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर हमेशा ही एलिगेशंस लगते हैं कि दे फेवर वेस्ट कंट्रीज, स्पेशली US। उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वर्ल्ड वाइड ये प्रमोट करते रहते हैं। तो ब्रेटन वुड ट्विंस वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, IMF और वर्ल्ड बैंक, उनके ऊपर बाकी देशों की, खासकर ब्रिक्स देशों की डिपेंडेंसी कम हो। इस गोल को अटेन करने के लिए फिर वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में NDB, और IMF का अल्टरनेटिव बनाया गया है कंटिजेंसी रिजर्व पूल। कंटिजेंसी रिजर्व पूल में $100 बिलियन लगाया गया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें से $41 बिलियन चाइना ने लगाया है। उसके अलावा $18 बिलियन ईच लगाया है रसिया ने, ब्राजील ने और इंडिया ने, और $5 बिलियन लगाया है साउथ अफ्रीका ने। इसके साथ ही $100 बिलियन का एक पूल बनाया गया है, जिस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू हेल्प मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स इन केस ऑफ BOP क्राइसिस। इससे क्या होगा कि जो मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के, उनको IMF पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होगी इन केस ऑफ BOP क्राइसिस। वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया $50 बिलियन का। यहाँ पे हर एक देश ने, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सब ने $10 बिलियन ईच इन्वेस्ट किया है, और सबकी वोटिंग राइट्स भी बराबर हैं। तो स्टार्टिंग में तो सबकी वोटिंग राइट्स 20% ईच थी, क्योंकि सबने बराबर बराबर कंट्रीब्यूट किया है।
लेकिन अब जब नए देशों ने भी ज्वाइन कर लिया है तो सबकी वोटिंग राइट्स घट करके 11% ईच आ गई है। बट कलेक्टिव ब्रिक्स कंट्रीज की वोटिंग राइट है 55%, बाकी देशों की कलेक्टिव वोटिंग राइट्स है 45%। तो पॉइंट ये है कि ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको समझ आ गया, उससे आपको ये भी समझ आ गया हो गया कि ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण गोल है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, स्पेशली द डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑन यूएस एंड इट्स अलाइज। उनके ऊपर डिपेंडेंसी घटाया जाए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है क्या? आई होप आप क्लास के डिस्कशंस को रिलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। यूएस के पास प्रीडोमिनेंटली सुपीरियर पावर है। It has 15% plus voting share in both organizations, which technically gives veto power to the US। तो उसको डू अवे करने के लिए लाया गया है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव बनाया गया है एट ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। और ये जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे दैट वर क्रिएटेड इन 6th ब्रिक्स समिट एट फोर्टेलेजा ब्राजील 2014। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ब्रिक्स ग्रुपिंग के मेंबरशिप एक्सपैंड हो चुकी है। 6 न्यू मेंबर्स हैव आल्सो बीन एडेड पिछले 1-1.5 साल में। वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। उसके अलावा कुछ देशों को, लगभग 10 देशों को पार्टनर कंट्री का भी दर्जा दिया है ब्रिक्स ग्रुपिंग ने। उनको फॉर्मल मेंबर की तरह तो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन पार्टनर्स की तरह उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है ब्रिक्स ने। तो ये सारी बेसिक बातें हो गई रिगार्डिंग ब्रिक्स। अगर हम देखें कि ब्रिक्स ग्रुपिंग का प्राइम एजेंडा क्या है, तो जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंगस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इससे क्या होगा कि वेस्ट का डोमिनेंस, स्पेशली यूएस का डोमिनेंस इन ग्लोबल ऑर्डर कम होगा। इससे पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर को हम लोग रीबैलेंस कर पाएंगे। ये सब जो टर्म्स है ना, जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन, रीबैलेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ये सब टर्म्स मेंस आंसर राइटिंग में बहुत यूजफुल होते हैं। दूसरा, ब्रिक्स का एजेंडा है टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग मजबूत की जाए। अगेन, वर्ल्ड को मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाए, नॉट अलाउइंग इट टू बी यूनिपोलर डोमिनेटेड बाय वेस्ट, स्पेशली यूएस। उसके अलावा आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। उसका उससे रिलेटेड डिस्कशन हमने पिछले पेज पे देखा ही कि कैसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है या कंटिजेंसी रिजर्व पूल या अरेंजमेंट बनाया गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अलग अलग एरियाज में कोऑपरेशन बिल्ड किया जाए, स्पेशली जैसे बात की जाए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की। देखिए, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट एंड सेटलमेंट ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मेनली स्विफ्ट अलाउज मैसेजिंग। क्या मामला है, आई होप आपको प्रीलिम्स रिवीजन की बातें याद होंगी, मैं यहाँ पे रिकॉल कराने में मदद करता हूँ। जैसे देश के अंदर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर हुआ, तो जो मैसेजिंग या इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो होता है दैट इज अंडर ओवरऑल सर्विलेंस ऑफ आरबीआई। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका से पैसा आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके लिए इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम्स होते हैं। वही उसमें से एक मैसेजिंग सिस्टम है जो मोस्ट डोमिनेंट मैसेजिंग सिस्टम है, वो है स्विफ्ट। बट स्विफ्ट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय यूएस, है तो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, लेकिन इट इज ओवरऑल अगेन डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूएस। स्विफ्ट के ऊपर यूएस का जो कंट्रोल है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बाकी देशों के ऊपर, वो रियलाइज हुआ 2022 में, जब रसिया यूक्रेन वॉर के बाद स्विफ्ट यूज करने के ऊपर बैन लगा दिया अमेरिका ने रसिया के ऊपर कि यू वॉन्ट बी एबल टू यूज स्विफ्ट। इस कारण से रसिया के कई सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हैं वो ब्लॉक हो गए। तो तब से ही ब्रिक्स कंट्रीज ये बात समझ गई हैं कि अगर हम लोग ओवर डिपेंड करेंगे स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम पे, तो यूएस विल यूज इट एज आवर वीकनेस इन केस ऑफ सम हॉस्टिलिटी अगेंस्ट यूएस इन फ्यूचर। तो तब से ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। उसके अलावा ब्रिक्स रेटिंग एजेंसीज भी बनाने की बातचीत चल रही है। दुनिया में जो 3 मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P, मूडी एंड फिच। रेटिंग एजेंसीज की बात अगेन आई होप आप बेसिक इकोनॉमिक क्लास से रिलेट कर पा रहे होंगे। रेटिंग एजेंसीज ये वो एजेंसीज हैं जो फिर दुनिया के अलग अलग सरकारों को और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को रेटिंग देते हैं, जिसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेट्स इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। बेहतर रेटिंग होगी तो आसानी से लोन मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी कम देना होगा। अब 3 मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, S&P, मूडी, फिच।
लगभग 95% ऑफ ग्लोबल रेटिंग यही तीन मैनेज करते हैं। और ये तीन रेटिंग एजेंसीज को बार बार देखा जाता है कि ये वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए बायसनेस दिखाते हैं। जैसे भारत और चाइना की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी होने के बावजूद भी रेटिंग काफ़ी खराब रखते हैं लोग। कहीं ना कहीं इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी बायस्ड है। यही कारण है कि इकोनॉमिक सर्वे साल 2020-21 में उसने ये प्रॉब्लम भी हाईलाइट किया था, भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने, कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल की, ये बायस्ड हैं। और वहाँ पे सजेशन आया था कि ब्रिक्स कंट्रीज को मिल करके अपना एक ऑल्टरनेटिव रेटिंग एजेंसी डेवलप करना चाहिए, ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी नाम से। तो वो भी एक एरिया ऑफ कोलैबोरेशन हो सकता है अमंगस्ट द ब्रिक्स मेंबर्स, कि हम अलग से एक ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी ले आए, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का ऑल्टरनेटिव ले आए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रिक्स कंट्रीज ऑल्सो हैव अ कलेक्टिव गोल ऑफ डी डॉलराइजेशन, मतलब जो डॉलर की हेजेमनिक पोजीशन है ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करने में, ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में होता है, उसको रिड्यूस करना, लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना, स्पेशली ब्रिक्स देशों की जो करेंसी है उसमें इंटरनेशनल पेमेंट को प्रमोट करना, ये भी लक्ष्य है ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का। इस फिनोमेना को कहा गया है डी डॉलराइजेशन। अब ये तो बात हो गई कि ब्रिक्स है क्या, कैसे बना, क्या लक्ष्य है। अब देखते हैं करंट न्यूज। हाल फिलहाल में 17th ब्रिक्स समिट कंडक्ट कराई गई है इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। 6 और 7 जुलाई को ही चलेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इस 17th ब्रिक्स समिट को, जिसको नाम दिया गया है रियो डिक्लेरेशन, वो अडॉप्ट हो चुका है। तो देखते हैं रियो डिक्लेरेशन, विच इज बेसिकली द स्टेटमेंट रिलीज फ्रॉम द 17th ब्रिक्स समिट, उसमें क्या क्या मेन बातें हैं। तो रियो डिक्लेरेशन में सबसे पहले ब्रिक्स देशों ने मिल करके कमिट किया है कि दे विल लुक फॉरवर्ड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम। फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और भी देशों को लाने की कोशिश की जाएगी, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाएगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाएगी। तो इनहैंस्ड रिप्रेजेंटेशन इनमें होना चाहिए, यानी कि बाकी देशों को भी इसमें ज़्यादा मेंबरशिप मिलना चाहिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में यूएस का वोटिंग शेयर कम होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज का बढ़ना चाहिए। ये कभी हो नहीं पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि यूएस विल बी एबल टू वीटो सच रेजोल्यूशन। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बस नाम लेते हैं। रसिया और चाइना ये तो मेन देश हैं, स्पेशली चाइना जो भारत की एंट्री को ब्लॉक करता है यूएनएससी में। तो ये कहने के लिए कह दिया गया यहाँ पे कि ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स हैं उसके रिवैम्पिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। बट इसको लेकर के मुझे लगता है यूएनएससी को लेकर के रसिया या चाइना सीरियस होगा, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में रिस्ट्रक्चरिंग होने नहीं देगा अमेरिका। लेकिन दूसरा जो इनिशिएटिव है वो इम्पोर्टेंट है। ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अमंग्स द ब्रिक्स पे सिस्टम को और फर्दर अपग्रेड किया गया है। अब ब्रिक्स पे एक सिस्टम है जो ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर के 2018 में लॉन्च किया था, बट 2025 में उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं ब्रिक्स पे में। ब्रिक्स पे की मदद से डी डॉलराइजेशन पे फोकस किया जाएगा बाय प्रमोटिंग मोर एंड मोर डायरेक्ट सेटलमेंट इन नेशनल करेंसी। जैसे भारत और रसिया के बीच में कुछ ट्रेड हुआ तो भारत पेमेंट करेगा इंडियन रुपी में, रसिया पेमेंट करेगा अपने लोकल करेंसी रूबल में। तो इस तरीके से बाय मोर एंड मोर payment and settlement in local currencies when the trade is conducted amongst BRICS, we will be aiming to attain the goal of de-dollarization। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड को लोकल करेंसी में कंडक्ट कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो होगा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स विल हेल्प इन प्रमोटिंग मोर एंड मोर लोकल करेंसी पेमेंट एंड सेटलमेंट, जिससे डी डॉलराइजेशन होगा। ब्रिक्स विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। एक नया मैसेजिंग सिस्टम भी आएगा जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव होगा, जिससे वेस्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है। ब्रिक्स पे के अंदर नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि ज़्यादा इंट्रा ट्रेड अमंग्स द ब्रिक्स कंट्रीज बढ़े, लोकल करेंसी में सेटलमेंट हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट हो। सिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट को लेकर के भी बात हुई है। तो जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हाल फिलहाल में हुए हैं ईरान के ऊपर बाय इजराइल एंड यूएस, उसको कंडेम किया गया है। इजराइल्स एक्शन इन गाजा ऑल्सो हैज बीन कंडेम्ड। कहीं ना कहीं इंडिया तो ये स्टेटमेंट को अप्रूव करना नहीं चाहता होगा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डायरेक्टली क्रिटिसाइज इजराइल या यूएस। बट कहीं ना कहीं भारत के लिए एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन बना होगा, यहाँ पे क्विड प्रो क्यो वाला रिलेशन बना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट अनाउंसमेंट के अंदर इन रियो डिक्लेरेशन
पहलगाम टेरर अटैक को भी स्ट्रांगली कंडेम किया है ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर के, और इस तरीके के टेररिज्म को फ्यूचर में कर्ब करने पे एम्फेसाइज किया जाएगा, ऐसा कहा है। तो पहलगाम वाली बात को वहां इस सबमिट डिक्लेरेशन में लिखवाने के लिए कहीं ना कहीं भारत ने ये पहला स्टेटमेंट अग्री किया होगा, गिव एंड टेक। उसके अलावा एआई रिलेटेड डेटा प्रोटेक्शन पे फोकस करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज, एंड क्लाइमेट फाइनेंस रिलेटेड डिमांड्स भी किया है कि जो वेल्दी कंट्रीज हैं वो फंड दें अंडर ग्रीन क्लाइमेट फंड टू द डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से अडाप्ट कर पाएं और मिटिगेट कर पाएं। तो उस पर भी बात हुई है क्लाइमेट फाइनेंस डिमांड रिलेटेड। ब्रिक्स से रिलेटेड, स्पेशली ब्रिक्स पेस से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके ऊपर ये प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं एंड डी डॉलराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या हैं, कैसे काम करते हैं, डी डॉलराइजेशन क्या है, भारत का क्या लक्ष्य है, उसके ऊपर प्रश्न है। एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, हमारा जो वॉइस चेकिंग वाला पोर्टल है वो डाउन हो गया, वो सर्वर डाउन हो गया है, उसको ठीक करने में शायद से थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे जो भी टेक्निकल टीम उसने कहा है कि सर आज और कल के लिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो आंसर सबमिट ना करे। साथ ही साथ हमारा बैकलॉग भी हम लोग 2 दिन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी पुराना बैकलॉग है, 6-7 दिनों का बैकलॉग है, वो सब कुछ आंसर चेक करके हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज और कल आप बस आंसर सबमिट मत कीजिए, सबमिट आप कर भी नहीं पाएंगे, पोर्टल ही डाउन है, वहां पे आप जाओगे भी तो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आज और कल यानी कि मंडे और ट्यूसडे को आपको खुद आंसर लिख करके रखना है। वेंसडे ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू सबमिट आंसर अगेन ऑन द पोर्टल फॉर वॉइस चेकिंग, ठीक है। आज और कल बस सबमिट मत कीजिएगा। लेकिन 2 प्रश्न हैं इस डिस्कशन से रिलेटेड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड डी डॉलराइजेशन, वो दोनों प्रश्न आप सॉल्व जरूर करेंगे, लिखेंगे जरूर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 4th फाउंडेशन डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कोऑपरेटिव्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वो है ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव यूनाइटेड वॉलंटरीली टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। उसके लिए कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं विच आर जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस। मतलब ये किसी एक आदमी या ग्रुप ऑफ 2-3 पीपल वो इस तरह के कोऑपरेटिव्स को, किसी भी कोऑपरेटिव्स को ओन या हेड नहीं करते हैं। अगर 100 लोग मिलकर के कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं तो 100 के 100 लोग ओनर हुए, 1000 लोग मिलकर के बना रहे हैं तो 1000 के 1000 लोग ओनर हुए। तो एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जिसको सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल पर्पसेस से बनाया जाता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई फोर्सफुल एसोसिएशन नहीं है, वॉलंटरी ही एसोसिएशन होता है। भारत के अंदर कोऑपरेटिव्स की बात की जाए या दुनिया में कहीं पे भी अगर अलग अलग कोऑपरेटिव्स की बात की जाए कि किस किस तरीके के कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो इस तरह के मोनली कोऑपरेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर दोज कोऑपरेटिव्स जो 1000-2000 लोग किसी लोकेलिटी में रहने वाले मिल करके बना लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि आपस में से ही 10 लोगों को काम दे देते हैं कि आप लोग एक कोऑपरेटिव यूनिट खोलो, और फिर जो कंपनियां हैं डेली की चीजें, एफएमसीजी वाली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली, जैसे जैसे आप टूथपेस्ट हो गया, जैसे डेली सोप हो गया, शैम्पू हो गया, तो इन तरह की चीजों को खरीदने के लिए आप सीधा सीधा होलसेल से या सीधा प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करो और वहां से आप सामान लेकर के आओ, ताकि जो मेंबर्स हैं उनको सस्ते दामों पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो इस तरह के कोऑपरेटिव को कहा जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। जैसे हम लोग किसी एरिया में रहते हैं, गुवाहाटी के जू रोड एरिया में रहते हैं, वहां पे 10-15 बड़ी बड़ी सोसाइटीज में 1000 लोगों ने मिलकर के कोऑपरेटिव बना दिया, और वहीं पे बीच में कोऑपरेटिव यूनिट खोल दिया, ऑफिस खोल दिया, जिसमें 10 लोगों को नौकरी भी दे दी। अब इनका काम है कि सीधा प्रोड्यूसर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीद के लाएं और मेंबर्स को अवेलेबल कराएं एट ए रीजनेबल रेट। तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। बड़े शहरों में जैसे पुणे, मुंबई में आपको इस तरह के कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स देखने को ज्यादा मिलते हैं, जैसे सुपर बाजार, अपना बाजार एंड ऑल। ये आम दूसरे कस्टमर्स को भी बेचेंगे जो कोऑपरेटिव्स का मेंबर नहीं है, लेकिन उनके लिए रेट थोड़ा ज्यादा होगा। कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं उनके लिए रेट कम होगा। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, जहां पे लोग एक साथ आ जाते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और कलेक्टिवली ग्रो करते हैं चीजों को। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अमूल, कई सारे फार्मर साथ आ गए,
अपने रिसोर्सेज को पूल किया, मतलब गायों वगैरह को साथ ले आए और मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ लोग मिल्क पैकेजिंग करेंगे, कुछ लोग मिल्क का ब्रांडिंग करेंगे, कुछ लोग मिल्क सेल करेंगे, और इस तरीके से कलेक्टिव इनकम जनरेट होता है। Marketing cooperative. Amul can be example of producers cooperative as well as marketing cooperative also. But marketing cooperatives, only marketing cooperative का एग्जाम्पल हो सकता है महाराष्ट्र ग्रेप या कॉटन मार्केटिंग कोऑपरेटिव, जहाँ पे फार्मर अपना अलग अलग ग्रेप उगाते हैं, अलग अलग कॉटन उगाते हैं, लेकिन बेचने जाते हैं तो एक साथ बेचते हैं ताकि उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग बढ़ जाए और उनको अपने प्रोडक्ट के लिए बेहतर प्राइसेस मिले। क्रेडिट कोऑपरेटिव, जहाँ पे 1000 लोग मान लीजिए एक साथ आ गए, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, 1000 रुपए इकट्ठा किए और एक पूल बन गया पैसों का, उसमें से जिनको भी मेंबर को लोन की जरूरत है वो लोन के तौर पे वो पैसा दिया जाता है और नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये सब हो गया क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव का ही एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव बैंक्स। कई सारे फार्मर्स मिल करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बना देते हैं, जिसमें फार्मर्स ने मिल करके लार्ज स्केल पे 1000, 2000, 10,000 फार्मर्स हैं, उन्होंने मिल करके पैसा अरेंज किया है, पूल किया है। अब किसी फार्मर को लोन की जरूरत है, वहां से वो लोन ले सकता है सस्ते दामों पे, हो गया क्रेडिट कोऑपरेटिव। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे लोग पैसा पूल करके पहले घर बनवाते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड बनवाते हैं और उसमें से कुछ फ्लैट्स को वो लोग बेच देते हैं, जिससे थोड़ा सा उनको रिटर्न भी मिल जाता है। ये सब हो गया हाउसिंग कोऑपरेटिव। फार्मिंग कोऑपरेटिव, जहाँ पे फार्मर्स अपनी अलग अलग जमीनों को एक साथ ले आते हैं और मिल करके फार्मिंग करते हैं, तो उसको कहा जाता है फार्मिंग कोऑपरेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेडिट कोऑपरेटिव का एग्जांपल हो गया कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव्स को लेकर के संविधान में अगर कुछ मेंशंस देखें तो मेनली कोऑपरेटिव्स के बारे में संविधान में इंसर्ट किया गया है थ्रू 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसकी मदद से पार्ट 9B ऐड किया गया है, विच टॉक्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके अलावा पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है 19(1)(c), वहां पे पहले से अधिकार लिखा हुआ था दैट पीपल विल हैव राइट टू मैनेज देयर यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ देयर चॉइस। अब वहां पे कोऑपरेटिव्स भी ऐड हो गया, मतलब वी हैव राइट टू मैनेज यूनियन या बी पार्ट ऑफ एनी यूनियन, एसोसिएशंस या कोऑपरेटिव्स ऑफ आवर चॉइस। डीपीएसपी में आर्टिकल 43 भी ऐड किया गया है, जहां पे सरकार को अब डायरेक्टिव्स दिए गए हैं टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द कंट्री। ओवरऑल याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव्स हैव बीन मेंशन इन स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डीपीएसपी 43B में ओवरऑल स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है कि कोऑपरेटिव्स को देश में प्रमोट करें। कोऑपरेटिव्स का सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है अमूल, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस में अगर अर्लीस्ट की बात की जाए तो अमूल उसका अच्छा एग्जांपल है। अमूल के बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि आज़ादी के जस्ट बाद ही अगर गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे एक लोकल प्राइवेट डेयरी वाला था, पॉल्सन डेयरी वाला। वो फार्मर से मिल्क खरीदता था सस्ते दामों पे और जाकर के महाराष्ट्र के और बड़े गुजरात के बाजारों में, अहमदाबाद में, मुंबई में वही मिल्क महंगे दामों में बेच देता था और खूब सारा बीच में प्रॉफिट उठा लेता था, मिडिलमैन जैसा काम कर रहा था। तो फिर सरदार पटेल के एक एडवाइजर थे या एसोसिएट कह लीजिए, त्रिभुवन दास पटेल जी, उन्होंने अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करवाया सरदार पटेल के सजेशन पे। त्रिभुवन दास पटेल जी गए थे मिलने सरदार पटेल से, उन्होंने बताई कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे फार्मर्स के साथ, मिडिलमैन बहुत सारा पैसा ले लेता है। तो सरदार पटेल जी के सजेशन के बाद त्रिभुवन दास पटेल जी ने अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाई, जहाँ पे फार्मर्स को एक साथ बोला कि आप मिल करके अपनी गायों को भी एक साथ ले आओ, मिल करके प्रोडक्शन करो मिल्क का, और आप में से कुछ लोग मिल्क प्रोडक्शन में रहो, कुछ लोग जो है वो फिर मिल्क की पैकेजिंग करो, कुछ लोग जाकर के शहरों में बेचो, ताकि ये मिडिलमैन का प्रॉब्लम ही एलिमिनेट हो जाए। और इस तरीके से फिर बनाया गया अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फिर इससे क्या हुआ कि फार्मर्स की इनकम खूब सारी बढ़ गई, क्योंकि मिडिलमैन तो हट गया, तो फार्मर्स ने अपने कैटल्स पे भी इन्वेस्ट किया, तो कैटल्स और ज़्यादा ईल्ड देने लगे और इस तरीके से फार्मर्स की इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। सो अमूल बिकेम ए वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। तो फिर अमूल के ही एग्जाम्पल को पूरे भारत भर में रेप्लिकेट करने के लिए भारत सरकार ने बनाया 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उसके चेयरमैन बनाए गए साइंटिस्ट वर्गीज कुरियन साहब, और काम दिया गया कि अमूल के एग्जाम्पल को पूरे भारत भर में रेप्लिकेट कराया जाए। और फिर ऐसा किया गया, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मिल्क डेयरीज बनाई गई, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, और धीरे धीरे भारत के हर एक हिस्से में अमूल जैसा ही अब मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट हुआ, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी,
जिस कारण से आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया बाय 1970, जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड नाम से भी कहते हैं। एंड इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मिल्क डेफिशिएंट कंट्री टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ओवरऑल मिल्क कैपेसिटी में भी हम आगे हैं, एंड पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी में भी इंडिया का एवरेज वर्ल्ड से ज़्यादा है। असम साइड में अगर बात की जाए तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाया वो था वमूल। वमूल जो प्रोडक्ट बनाता है, जिस ब्रांड नेम से बेचता है, उस ब्रांड का नाम है पूर्वी। वमूल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1976। अब करंट न्यूज ये है कि साल 2021 में भारत सरकार ने भारत भर में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए एक अलग से यूनियन मिनिस्ट्री बनाई, यूनियन कोऑपरेटिव्स मिनिस्ट्री। उसके 4 साल पूरे होने पे हाल फिलहाल में 4th फाउंडेशन डे ऑफ यूनियन कोऑपरेटिव्स मिनिस्ट्री मनाई गई इन अमूल सेंटर इन आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहां पे यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को हेड करने वाले मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव बैंक होगा और एक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन होगा। ये उनका लक्ष्य है अगले 5 सालों में। तो कहीं अगर कोऑपरेटिव्स पे प्रश्न आ जाए तो इस तरीके से आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि दिस इज द टारगेट इन नेक्स्ट 5 years विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव्स। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव्स आर द थर्ड टियर ऑफ इंडिया सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एग्जामिन इट्स रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। जो मेंस इकोनॉमी है हमारा, उसमें चैप्टर 2 है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अब सीधा सीधा तो आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। वो अलग अलग तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में प्रश्न पूछेगा। चाहिए थर्ड टियर का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव्स ना ही पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय फ्यू पीपल एंड रन प्योरली फॉर प्रॉफिट मोटिव। ना ही वो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क कंप्लीटली फॉर वेलफेयर पर्पस। कोऑपरेटिव्स इन दोनों का मिडिल ग्राउंड है। उस सेंस में इसको बोला जाता है थर्ड टियर ऑफ इंडिया सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर डी आर गाडगिल साहब ने कहा था कि इट इज मिडिल पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो कोऑपरेटिव से कैसे भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ आ रहा है वो आपको बताना है। तो अमूल डेयरी का एग्जांपल दे दिया। फिर जैसे विमेन एम्पावरमेंट में आप लिख सकते हो कोऑपरेटिव्स में लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ इज ऑल्सो ए कोऑपरेटिव, जिससे विमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो 4-5 नाम याद कर लेना। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव है इफको। फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कोऑपरेटिव है नाफेड। तो इस तरीके से नाम याद कर लेना कुछ कोऑपरेटिव्स के। उससे क्या है कि आंसर में आप एग्जांपल दे पाओगे कि ये कोऑपरेटिव इस फील्ड में काम कर रही, ये कोऑपरेटिव उस फील्ड में काम कर रही। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। निकोबार एरिया में, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आई भारत सरकार, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत वैसे तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं, बट 4 मेजर हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, यानी कि दूसरे देशों से जो बड़े बड़े कार्गो को कैरी करने वाले शिप्स हैं, कार्गो कंटेनर को कैरी करने वाले शिप्स हैं, वो यहाँ आकर के ऐसा एक पोर्ट बनाया जाएगा ग्रेट निकोबार में, जो जहाँ पे दूसरे देशों के जो शिप्स हैं वहाँ करके हॉल्ट कर पाएंगे, रिफ्यूलिंग कर पाएंगे, बर्थिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, उसके अलावा एक नया एकदम ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, पावर प्लांट बनाया जाएगा वहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड में, टाउनशिप डेवलप की जा रही है। ओवरऑल ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अगले 30 साल लगेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखा जाए तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। उसके अलावा दिस ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विल एक्ट एज पोर्ट ऑफ कॉल। मतलब पोर्ट ऑफ कॉल उसको कहते हैं जहां पे दूसरे देशों की शिप आकर के रुकती है और बर्थिंग एंड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करती है। तो उससे क्या होता है कि भारत को उस केस में फॉरेक्स रिजर्व की कमाई होगी। तो पोर्ट ऑफ कॉल की तरह काम करेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में ये काम करेगा। जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसका फायदा है। अब देखिए, ये जो आप सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देख रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुजरता है, चाइना का 80% ट्रेड इस एरिया से, स्पेशली ऑयल रिलेटेड ट्रेड इस एरिया से होकर के गुजरता है।
और इससे जस्ट थोड़ा आगे हमारा होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस भी बढ़ाई जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं इट विल क्रिएट वल्नरेबिलिटी फॉर चाइना कि वी मे इन फ्यूचर यूज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू चोक चाइनाज एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन, एंड दैट वे चाइना में स्टार्ट फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। जैसे हमारा देश डिपेंडेंट है ऑयल एंड नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए टू मीट एनर्जी नीड्स, वैसे ही चाइना भी है, और उसका 80% ऑयल रिलेटेड ट्रेड यहाँ से फ्लो करता है। तो उससे जस्ट आगे हमारा अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, तो फिर हमारे आर्म्ड प्रेजेंस भी अच्छे होंगे, और इससे वी विल क्रिएट वल्नरेबिलिटी फॉर चाइना कि वी मे चोक दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट एंड वी मे क्रिएट एनर्जी क्राइसिस इन चाइना। तो इसी को कभी कभार नाम दिया जाता है मलक्कन डायलेमा फॉर चाइना। तो ये सब कुछ फायदे हैं, बट इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी हैं कि इस यहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स हैं, स्पेशली सोम्पेन ट्राइब, उनको डैमेज होगा, यहाँ के जो इंडिजीनस जो फ्लोराज फौनाज हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो ये सब बातें हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश की गई है हाल फिलहाल में, जिसके बेसिस पे कहा गया है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जहां डेवलप किया जा रहा है वहां पे आने वाले कुछ 100 सालों तक कोई भी सुनामी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था इस प्रोजेक्ट का कि 2004 में जैसे सुनामी आई थी ऑन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार वाले एरियाज में भी। और सुनामी क्यों आती है? जब अंडर द सी अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ही वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब अर्थक्वेक होता है बीनीथ द ओशन, तो फिर वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी ट्रैवल करती है थ्रू द वाटर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज वेव, जिसको हम लोग कहते हैं सुनामी। तो एक क्रिटिसिज्म इस प्रोजेक्ट का हो रहा था कि अगली बार ऐसी सुनामी आ गई तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब उसके ऊपर फिर ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि ऐसी सुनामी अगले 100-200 सालों तक आने की संभावना नहीं है, क्योंकि आईआईटी कानपुर का एक रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का, और कहा गया है कि मैग्नीट्यूड 9 से बड़ी सुनामी या मैग्नीट्यूड 9 से बड़ी सुनामी, तो के लिए मैग्नीट्यूड वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थक्वेक के लिए होता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मैग्नीट्यूड 9 से बड़ा अर्थक्वेक इस एरिया में 420 से लेकर के 750 साल में एक बार होता है। और लार्ज मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक, जैसे कि मैग्नीट्यूड मोर देन 7.5, ऐसा अर्थक्वेक यहाँ पे 80 से 120 साल के बीच में एक बार होता है। तो अब 2004 में हो गया है, तो आने वाले 100-200 सालों तक ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है। ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येट आई कवर्ड दिस टॉपिक ताकि आपको मैं एक आइडिया दे पाऊँ। हो सकता है सीधा सीधा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से सवाल पूछ ले, या तो फिर चाइनाज एक्सेसिबिलिटी या ग्रोइंग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन पे सवाल पूछे। वहां पे इनडायरेक्टली आप ग्रेट निकोबार आइलैंड का प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का जिक्र कर सकते हैं कि हाउ दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इन ऑर्डर टू क्रिएट चाइनाज वल्नरेबिलिटी इन द नेम ऑफ मलक्कन डायलेमा एंड ऑल्सो लिमिट चाइनाज एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन इन केस ऑफ हॉस्टिलिटी। बाकी तो ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको बस फिर भी ये न्यूज़ समझ आ गया है। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट के बेसिस पे कहा गया है कि इस एरिया में अभी अर्थक्वेक इंड्यूस्ड सुनामी की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि उतना मैसिव अर्थक्वेक 100-150 सालों में एक बार आता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए, साथ ही साथ इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या है वो भी बताइए। तो प्रॉक्सिमिटी विद गलाथिया बे ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है उससे थोड़ी ही नज़दीक में है एक बे, गलाथिया बे, जहाँ पे अलग अलग रेयर स्पीसीज मिलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मकाक। उसके अलावा मरीन इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स को डैमेज हो सकता है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट स्पेशली सॉम्पेन्स को नुकसान हो सकता है। एक अच्छा सजेशन याद रखिएगा वे फॉरवर्ड में कि कोरल रीफ्स को ना एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, ट्रांसलोकेट भी किया जा सकता है। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार में जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा था, तो वहां से कोरल रीफ को गल्फ ऑफ कच्छ में शिफ्ट किया गया था। जब यहाँ पे
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया जा रहा था, तो गल्फ ऑफ मन्नार से कुछ कोरल रीफ को गल्फ ऑफ कच्छ में शिफ्ट किया गया था। तो वैसे ही इस केस में भी निकोबार आइलैंड के आसपास से कुछ ग्रेट रीफ्स को शिफ्ट किया जा सकता है, कोरल रीफ्स को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सब आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन ऑनर ऑफ श्री भोगेश्वर बड़ुआ। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। असम ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 नए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस किए हैं इन ऑनर ऑफ लेजेंडरी एथलीट भोगेश्वर बरुआ जी। असम ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन एंड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे भोगेश्वर बरुआ जी के नाम पे। पहला बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें 5 लाख का कैश रिवार्ड भी होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसमें 3 लाख का कैश रिवार्ड होगा। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जिसमें 2 लाख का कैश अवार्ड होगा। And each award will be given annually and it will be open to all athletes from India। याद रहे सिर्फ असम के एथलीट्स के लिए नहीं है, भारत के किसी भी एथलीट के लिए होगा। और सिलेक्शन कमेटी अलग से बनाई जाएगी जो इंश्योर करेगी कि फेयर तरीके से विनर्स को चुना जाए। भोगेश्वर बरुआ जी के बारे में आपसे मेंस में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन भोगेश्वर बरुआ जी। तो इनके कुछ अचीवमेंट्स याद कर लीजिए। बस फर्स्ट अर्जुना अवार्डी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, first SMEs to win gold at an international event, one of the first SMEs to win gold at an international event, जब 1966 में उन्होंने 800 मीटर की रनिंग में गोल्ड मेडल जीता था। उनके बर्थडे को असम में स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है, ऑफिशियल स्पोर्ट्स डे, उसको कहा जाता है अभिरुचि स्पोर्ट्स डे। हिज बर्थडे इज ऑन 3 सितंबर, जिसको हर साल अभिरुचि स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है असम में, विच इज ऑफिशियल स्पोर्ट्स डे इन असम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड जूनोसिस डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जूनोसिस होता क्या है? वो तमाम बीमारियां जो जानवरों के अंदर किसी पैथोजन से हमारे अंदर ट्रांसमिट होने के कारण होती हैं, उनको कहा जाता है जूनोटिक डिजीजेस। देखिए, जैसे कोविड-19 इज एन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीज। पहले कहाँ था कोविड-19 रिलेटेड वायरस? इट वाज इन बैट्स। बैट्स वेयर द ओरिजिनल रिजर्वायर ऑफ कोविड-19 वायरस, और फिर वहां से वो इंसानों में आया जिससे इंसान बीमार होने लगे। तो इस तरह की बीमारियों कहा जाता है जूनोटिक डिजीजेस। और जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इस तरह के पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस जानवरों से इंसान में आते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है जूनोसिस। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज के कुछ एग्जांपल रेबी, जैसे वो जानवरों के स्पेशली डॉग्स के काटने से हो जाता है, सार्स, मर्स, कोविड-19। अब 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे क्यों मनाया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस भी देख लीजिए। इसी दिन को इन 1885 लुइस पास्चर नाम के पैथोलॉजिस्ट ने रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किया था। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 6 जुलाई। अच्छा, जूनोटिक डिजीज आर ऑल्सो ऑन द राइज दीज डेज, लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड-19 रिलेटेड पैंडेमिक तो हमने देखा ही। जूनोटिक डिजीजेस के बढ़ने के पीछे कारण है कि ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। जंगलों में जा करके हम घर बनाएंगे तो होगा ही। दूसरा एक कारण और भी है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एनिमल्स के अंदर पैथोजेंस को हार्बर करने का या सपोर्ट करने की कैपेसिटी और बढ़ रही है। दैट इज ऑल्सो ए रीजन वाई जूनोटिक डिजीजेस आर ऑन द राइज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रीलिम्स क्वेश्चन था उसमें सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। WTO रेगुलेट्स ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल। GM क्रॉप रिलेटेड अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल GM क्रॉप्स आर नॉट ऑटोमेटिकली स्टेराइल। होता क्या है कि कभी कभार ये जो बायोटेक कंपनियां हैं वो जानबूझ करके GM क्रॉप्स को स्टेराइल बना देती हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि सब के सब स्टेराइल होंगे ही, कोई मैंडेटरी है। रेमिटेंस वाला तो सीधा एग्जांपल था, स्टेटमेंट था, मनी सेंट बाय इंडिविजुअल वर्किंग फ्रॉम अब्रॉड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।